न्यू चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर में बगैर हेडिंग के पैराग्राफ लिखा होता है वो इंट्रोडक्शन का है। इसमें देखिए क्या है कि जितनी सेल हैं उन सबको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन चाहिए या बाकी एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए, और जितने भी वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस बनते हों वो किसी भी सेल से कंटिन्यूअस रिमूव होने चाहिए, तभी क्या होगा, हेल्दी फंक्शनिंग होगी। इसका मतलब कोई ना कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए जो इन सब्सटेंसेज को सेल को दे और सेल से ले। अलग अलग एनिमल ने अलग अलग तरीका अपना रखा है। जैसे यहां शुरू होता है, यहां से पहला क्वेश्चन है, अगर सिंपल ऑर्गेनिज्म या स्पंज की बात करें या सिलेंट्रेट की बात करें तो ये लोग सर्कुलेट कर लेंगे वाटर, कहां से, सराउंडिंग से, थ्रू देयर बॉडी कैविटी, और उसी से एक्सचेंज हो जाएगा इन सब सब्सटेंसेस का। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स बॉडी में आएंगे तो फिर स्पेशल फ्लूइड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम ब्लड होगा। ये मोस्ट कॉमनली फ्लूइड है किसमें, हायर ऑर्गेनिज्म, इवन हम लोगों में भी, ह्यूमन में भी। लिम्फ भी एक प्रकार का फ्लूइड है जो इन सब सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। तो क्वेश्चन केवल दो हैं यहाँ बस। पहला, सिंपल ऑर्गेनिज्म में O2 CO2 न्यूट्रिएंट और वेस्ट के ट्रांसपोर्ट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो वाटर का, और हायर किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्लड या किसका, लिम्फ का। पहले ब्लड पढ़ना है फिर लिम्फ पढ़ना है। ब्लड क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, रटना है क्योंकि इसमें पाया जाएगा मेनली फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम प्लाज्मा कहेंगे, और फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब इसमें ब्लड सेल पाए जाएंगे। पहले प्लाज्मा फिर ब्लड सेल। रटना है किस कलर का है, एक्स्ट्रा कलर है, ऐसा विस्कस फ्लूइड है, कितने परसेंट, 55% ऑफ द ब्लड, और उसका 90 to 92% क्या है, वाटर है, और कितने परसेंट प्रोटीन है, तो 6 to 8% है। तीन मेन प्रोटीन, पहली, दूसरी और तीसरी, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, और यही क्या है, मेजर प्रोटीन। फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या है, तो कहोगे क्लॉटिंग या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड है, जबकि ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। तो एग्जामिनर ने एक बार इसका इस्तेमाल कर लिया था कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को यह महसूस हुआ है कि इसकी इम्यूनिटी वीक है, तो बताओ डॉक्टर क्या टेस्ट करवाएगा, तो आंसर था उसमें सीरम ग्लोब्यूलिन टेस्ट करवाएगा। अगर ग्लोब्यूलिन ज्यादा तो एंटीबॉडी ज्यादा, ग्लोब्यूलिन कम तो एंटीबॉडी कम। ये एक बार आ चुका है। तीसरी प्रोटीन एल्ब्यूमिन है, जिसका मेन काम ऑस्मोटिक बैलेंस है। फिर आता है प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में क्या मिलते हैं, तो कहोगे मिनरल। अब कौन से, तो बहुत नाम दिए हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ईटीसी, नाम नहीं पूछेगा। हाँ, प्लाज्मा में ग्लूकोज भी मिलेगा, अमीनो एसिड भी मिलेगा, लिपिड, बस ये क्या है, ऑलवेज ट्रांजिट, हमेशा इनका कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है। फैक्टर फॉर कोआगुलेशन, कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में होंगे, बस ये याद रखिएगा किस फॉर्म में। जब केवल इतना लिखेगा एक्टिव, बस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो किस फॉर्म में है, प्लाज्मा में से क्या निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, सीरम। फिर आएगा फॉर्म्ड एलिमेंट। तीन ब्लड सेल हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट। कितने परसेंट होगा, तो लगभग 45% ऑफ ब्लड होगा। पहला पैराग्राफ आरबीसी का है, दूसरा डब्ल्यूबीसी का है। इरिथ्रोसाइट या आरबीसी मोस्ट एबंडेंट, क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल कौन सी है, आरबीसी। कितनी संख्या है, लगभग 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। एक क्वेश्चन दूसरा, आरबीसी कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें शक है, ये जो लिखा है
इसका एग्जामिनर ने इस्तेमाल कर लिया। एग्जामिनर ने एक बार पूछा है कि इम्ब्रायो में कहाँ बनेगी, या ऐसे पूछ सकता है, क्वेश्चन जो पूछा था कहा था इरिथ्रोपोइसिस की शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत का मतलब इम्ब्रायो में ही तो करोगे, तो शुरुआत अगर पूछेगा तो आंसर आप लीवर देंगे। आरबीसी के बनने को कहते क्या हैं? इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के बनने को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, और कहाँ शुरू होती है? लिवर। और एडल्ट लिखा होगा तो अपने आप क्या लगाइएगा, पर ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आरबीसी में क्या नहीं है? न्यूक्लियस। किसमें? मैमल में नहीं है, वो भी मोस्ट ऑफ मैमल में। इसका मतलब कुछ में होती भी होगी। और आरबीसी का शेप कैसा है? ये हमेशा किस कलर की होती है? क्योंकि यहां पाया जाता है आयरन कंटेनिंग क्या? कौन सी? हीमोग्लोबिन। इसी नाते इसका कलर और इसका नेम दोनों क्या है? रेड, रेड बीसी। एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना? 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी कितने? ये ध्यान रखिएगा, 1000 मत कर दीजिए, गलत हो जाएगा। 100 ml में है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का सिग्निफिकेंट रोल क्या है? तो ट्रांसपोर्ट करना है किसका? रेस्पिरेटरी गैस। गैस का मतलब O2 का भी और CO2 का भी। ऑन एन एवरेज आरबीसी की लाइफ स्पान 120 डेज है। 120 डेज। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे और कहाँ डिस्ट्रॉय होंगी? कई बार नीट में आ चुका है, क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जितने हैं वो उतना ही पूछा जाएगा। जितना कुछ एनसीईआरटी में लिखा उसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस लिखा है क्या है? मोस्ट अबंडेंट कौन सी है? आरबीसी। संख्या कितनी है? 5 से 5.5 है। क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस। किस में नहीं होता है? मैमल में। कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो। ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। कंसंट्रेशन 12 से 16 किलोग्राम ग्राम है। और कितने में है? और इसका काम क्या है? रेस्पिरेटरी गैस। एवरेज लाइफ स्पान। और फिर कहाँ डिस्ट्रॉय करेंगे? क्या कहोगे? ग्रेवयार्ड ऑफ। बस इतने क्वेश्चन। फिर आओ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं या WBC कहते हैं, लेकिन ये होती हैं कलरलेस होते हैं। याद रखिएगा, कलरलेस होती हैं, व्हाइट नहीं होती हैं। कलर इनका व्हाइट मत कर दीजिएगा। कैसा? कलरलेस। और क्यों होती हैं? तो नहीं है क्या? हीमोग्लोबिन। हाँ, ये याद रखिएगा, ये न्यूक्लिएटेड, जबकि वो क्या थी? न्यूक्लियस नहीं था। और इनका नंबर भी क्या है? कम है। और कितना? 6 to 8000 पर क्यूबिक। और इनकी लाइफ स्पान भी क्या है? कम है, मतलब शॉर्ट लिव्ड। कितनी कैटेगरी है? 2। एक कौन सी और एक कौन सी? टिक करेंगे यहां से। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, ये क्या हैं? तो बची कौन सी? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये क्या हैं? एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, जिस WBC में न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल पाए जाएं, तो अगर ग्रेन्यूल होंगे तो नाम क्या होगा, और नहीं होंगे तो? ये ग्रेन्यूल वास्तव में क्या है? तो याद रखिएगा, ये लाइसोसोमल ग्रेन्यूल होते हैं। इसी नाते इन ग्रेन्यूल में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? हाइड्रोलिटिक। तो एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन। ग्रेन्यूलोसाइट में जो ग्रेन्यूल है वो क्या है? लाइसोसोम है। इसी नाते क्या होगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इतने में से मोस्ट एबंडेंट कौन सी है? न्यूट्रोफिल, क्योंकि कितना है? 60 to 65%। जबकि सबसे कम कौन है? बेसोफिल, क्योंकि 0.5 से 1%। फिर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, स्पेशली मोनोसाइट का परसेंटेज दिया है कितना? ये दोनों क्या करती हैं? तो फाइगोसाइटिक सेल हैं। पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो इंटर करेगा बॉडी। बेसोफिल सिक्रीट करेंगे 3 चीजें, क्या? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। और ये सब के सब कहाँ इन्वॉल्व हैं? तो कहोगे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में क्या क्या? हिस्टामिन,
सीरोटोनिन और हिपेरिन। फिर आएगा इयोसिनोफिल परसेंटेज, एज सच पूछेगा। रेजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से कौन लड़ने में मदद करेगा, बेसो और कौन, इयोसिनोफिल। दूसरा क्या है, ये किसमें इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व देखिए अगर एसोसिएटेड शब्द आएगा, एसोसिएटेड विद एलर्जी, तो आप लगाइएगा क्या, इयोसिनोफिल। और एसोसिएटेड की जगह अगर ये लिखा मिल जाए इंक्रीज, तो तुरंत क्या लगाएंगे, बेसोफिल लगाइएगा, क्योंकि बेसोफिल से क्या निकलता है, हिस्टामिन, यही तो एलर्जी बढ़ाता है। तो एलर्जी करवाने वाला कौन है, बेसोफिल का हिस्टामिन, इसका फिर एलर्जी में कुछ रोल होगा। तो ये एलर्जी घटाते हैं, एलर्जी घटाने वाली कौन सी सेल है, इयोसिनोफिल। लिम्फोसाइट परसेंटेज दो टाइप की होती हैं, कौन, बी और टी। चाहे बी हो चाहे टी हो, दोनों का काम क्या है, इम्यून रिस्पांस ऑफ बॉडी। फिर आया प्लेटलेट, प्लेटलेट की बात करें तो नाम, दूसरा नाम सेल फ्रेगमेंट है, कहां से बनती हैं, मेगा का मतलब होता है बड़ा और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस बड़ा हो उसके टुकड़े को ही क्या कहोगे, थ्रोम्बोसाइट कहोगे। ये कहाँ बनेंगी, बोन मैरो। ब्लड नॉर्मली कितना रखता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख क्या प्लेटलेट पर क्यूबिक। प्लेटलेट से क्या निकलता है, तो कहोगे वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस है ये कौन सा है, कौन सा सब्सटेंस निकलता है यहां से। तो अगर सब्सटेंस आपसे पूछेगा तो लिख लीजिए, ये है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगर ये ना मिले तो ये भी कह सकते हो क्या, फैक्टर नंबर 3 निकलता है। और ये सब ज्यादातर कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, कोआगुलेशन या क्लॉटिंग। तो अगर नंबर किसका घट जाए, प्लेटलेट का नंबर घट जाए तो क्या दिक्कत होगी, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, और उससे क्या हो जाएगा, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। तो एक यहाँ एसर्शन रीजन बन सकता है, प्लेटलेट के नंबर कम होने से क्लॉटिंग डिसऑर्डर आ जाता है, ये एसर्शन रीजन। तो रीजन है कि प्लेटलेट बहुत सारे सब्सटेंस निकालते हैं जो क्या कराते हैं, क्लॉटिंग करवाते हैं। ब्लड ग्रुप, ह्यूमन बीइंग का जितना भी ब्लड है वो कुछ न कुछ मामले में एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। वो अलग बात है कि देखने में क्या होता है, एक जैसा सबका रेड ब्लड होता है। 2 प्रकार के ग्रुपिंग की गई, एक कौन सा, एबीओ ग्रुपिंग, एक कौन सा, आरएच। पहले किसकी डिस्कशन है, एबीओ। एबीओ ग्रुप पढ़ने से पहले ये टेबल जरूर याद कर लेंगे, टेबल इंपॉर्टेंट है। टेबल में क्वेश्चन ये है कि जो भी ब्लड ग्रुप का नाम होगा वही ब्लड ग्रुप का एंटीजन होगा। अगर नाम ए तो एंटीजन ए, नाम बी, और नाम ए बी का मतलब एंटीजन ए भी है और बी भी है। और ये वास्तव में 0 है, इसका मतलब ओ, मतलब कह रहे हैं ओ, लेकिन इसका मतलब 0 है। इसका मतलब यहाँ पर ना तो ए एंटीजन है ना तो बी, बस एंटीबॉडी उल्टा याद रखेंगे। एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी, और बी होगा तो, अगर ये दोनों एंटीजन होगा तो कोई एंटीबॉडी। अब एंटीजन ही नहीं है तो चाहे जो एंटीबॉडी रख लो। ये अलग से रटना भी बताएंगे, पहले इतना आप याद रखेंगे कि किसमें कौन सा एंटीजन और किसमें कौन सा एंटीबॉडी। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किस पर आधारित है, तो कहोगे प्रेजेंस या एब्सेंस किसके, 2 सरफेस एंटीजन, और एंटीजन कहाँ होंगे, आरबीसी, एक का नाम और एक का नाम बी। तो अगर ए प्रेजेंट है तो ए और बी प्रेजेंट है तो बी। इसी तरीके से प्लाज्मा में भी क्या होगा, 2 नेचुरल एंटीबॉडी होंगी, कौन सी, एक एंटी ए और एक एंटी बी। बस जिसमें ए होगा उसमें बी होगी और जिसमें बी होगा उसमें ए होगी। कह रहा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस हिसाब से 4 ब्लड ग्रुप बन गए, ए बी और ओ। कह रहा आपको पता है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई भी ब्लड नहीं दे सकते, कोई भी ब्लड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डोनर और केयरफुल मैच करना चाहिए किससे,
रेसिपिएंट बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। तो अगर ऐसे ही ब्लड दे दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ क्लम्पिंग हो जाएगी, तो उसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टेबल एनसीईआरटी बनी, इसके बगल में एक लाइन इतनी और बढ़ा दीजिए, और ये लिख लेना है कि कौन सा किसमें देंगे। यहाँ क्या लिखा है, डोनर, तो यहाँ लिखो, और इसके नीचे लिखो कंपैटिबल। कंपैटिबल डोनर मतलब ये है, और यहाँ लिख लो नॉन कंपैटिबल। नॉन कंपैटिबल, देखो ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर लेने वाला, ये रेसिपिएंट है बेटा, ये रेसिपिएंट है, लेने वाला अगर ए है तो देने वाला कौन होगा, ए भी होगा और ओ, तो जो दे सकता है उसको क्या कहोगे, कंपैटिबल। तो कौन नहीं दे सकता है, तो नहीं तो बी दे सकता है, ना ही, ठीक। अगर लेने वाला बी है तो बी का ले सकते हैं और ओ का ले सकते हैं, तो किसका नहीं ले सकते हैं, तो ए का नहीं लोगे, और ठीक है। अगर लेने वाला ए बी है तो इसका कंपैटिबल डोनर ए बी भी है, ए भी है, बी भी है, तो यहां ऐसा कोई नहीं है जो नॉन कंपैटिबल हो। और अगर लेने वाला ओ है तो देखो क्या ले सकते हैं, ओ का ले सकते हैं, किसका नहीं ले सकते हैं, ए का, बी का और ए बी। दो क्वेश्चन यहां याद रखना है, क्या, इसमें से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको सभी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। तो देखो ओ को कोई भी ले सकता है, यहां भी ले सकता है, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां, ओ सबको दिया जा सकता है, इसका मतलब ओ यूनिवर्सल डोनर। जो सबको दिया जाए वो यूनिवर्सल डोनर, और जो सबका ले ले कौन है। अभी पेपर उठा के देखिएगा, या तो 2021 में या 22 में सवाल आया है, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है क्यों। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो ब्लड लेता है उसकी एंटीबॉडी महत्वपूर्ण होती है, और जो ब्लड देता है उसका एंटीजन महत्वपूर्ण होता है। फिर से सुनते हैं, जो ब्लड लेता है उसका एंटीबॉडी महत्वपूर्ण होती है, और जो ब्लड देता है उसका एंटीजन महत्वपूर्ण होता है। तो ले कौन रहा है, ए बी, ए बी सबका ले रहा है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, कि सब एंटीजन है, दोनों एंटीजन है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ए बी सबका ब्लड ले रहा है, इसका कारण है इसके पास क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। अच्छा, वो सबको दे रहा है क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं। देने वाले का क्या देखना है, और लेने वाले का, तो जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा वो सबका ब्लड ले सकता है, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं होगा वो सबको ब्लड दे सकता है। ओ यूनिवर्सल डोनर है क्यों, क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं है। और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है क्यों, उसमें एंटीबॉडी नहीं है। अरे मिटा दिया मैंने, इसको लिख लिया था। कह रहा ऊपर की टेबल से आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो दे सकता है किसको, किसी भी, इसका मतलब ओ क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर। तो यहां लिख लेना है बिकाज। क्यों यूनिवर्सल डोनर है, तो कहोगे एंटीजन एब्सेंट। एंटीजन एब्सेंट। और देखो ए बी ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इसी नाते ए बी क्या है, बिकाज। इसका बिकाज क्या है, तो कहोगे एंटीबॉडी एब्सेंट। क्लियर। तो एंटीजन एब्सेंट और एंटीबॉडी एब्सेंट मिटाएं। RH, एक और एंटीजन है जिसका नाम RH एंटीजन है, जो कहां पाया जाता था,
रहीसस अंकी में, वैसा ही कहाँ मिल गया, आरबीसी ऑफ ह्यूमन में। फिर से सुनते हैं, एक और एंटीजन है जिसका नाम RH एंटीजन है, जो कहाँ मिल गया, जो हम लोगों की आरबीसी की सरफेस पर मिल गया, वो भी कितने में, जिन लोगों में ये मिल गया उनको क्या कहा गया, और जिनमें नहीं मिला तो पूरी बात हिंदी में सुन ले। एक और एंटीजन है जिसका नाम RH एंटीजन है, जिसकी खोज रहीसस मंकी में की गई, पता चला कि वैसा ही एंटीजन हम लोगों में भी है, बस ये पता चला कि ये 80% में है और 20% में नहीं है। तो जिनमें है उनको पॉजिटिव और जिनमें नहीं है उनको RH निगेटिव। एक बात। दूसरा, तो कह रहा अगर निगेटिव वाले का ब्लड, RH निगेटिव वाले का ब्लड अगर RH पॉजिटिव में दिया जाए और RH पॉजिटिव वाले का ब्लड RH निगेटिव, ध्यान से सुनिएगा, ये काम की बात है, इसके पास एंटीजन नहीं है और यहां ब्लड आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर से एंटीजन नहीं आया। देने वाले का क्या महत्वपूर्ण होता है, एंटीजन। इसके पास RH एंटीजन है नहीं है, तो इस नाते अगर ये ब्लड चढ़ाया जाएगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये इसको दिया गया तो भी कोई दिक्कत, देखो दोनों प्लस लिखा है, दोनों प्लस लिखा है, पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव देंगे तो कोई दिक्कत होगी। अच्छा देखो, अगर RH निगेटिव वाले का निगेटिव वाले में दे तो भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत सिर्फ यहां है, RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH निगेटिव। अब बताओ, इसके पास एंटीजन है और इसके पास एंटीजन, यहां से यहां एंटीजन आएगा, तो जैसे एंटीजन आएगा वैसे यहां क्या बनेंगे, एंटीबॉडी बनेंगे और बस रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर निगेटिव वाले में पॉजिटिव वाला ब्लड आ जाए तो निगेटिव वाले में एंटीबॉडी बन जाएंगे और तब रिएक्शन हो जाएगा, आरबीसी की क्लम्पिंग हो जाएगी। पढ़ते हैं, अगर निगेटिव वाले पर्सन को एक्सपोज कर दो क्या, तो तुरंत क्या बनेंगी, एंटीबॉडी बनेंगी, किसके अगेंस्ट, इसका मतलब RH ग्रुप को भी मैच कर लेना चाहिए। किसके पहले, RH इनकम्पैटिबिलिटी या मिसमैचिंग का एक विशेष केस है, कब देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा कब देखने को मिलता है, जब RH निगेटिव कौन होता है और RH पॉजिटिव कौन होता है। उल्टा मत करिएगा, कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव, निगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। RH एंटीजन जो फीटस का है वो एक्सपोज करता है कहां, RH निगेटिव ब्लड ऑफ मदर, या नहीं एक्सपोज करता है, हाँ नहीं करता है, कब, तो कहोगे फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि दोनों ब्लड क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, किससे, लेकिन अगर कहीं डिलीवरी हुई किसकी, फर्स्ट चाइल्ड की, तो यह संभावना है कि एक्सपोज हो जाए किसका, जो कि है क्या, निगेटिव का, और उसमें क्या पहुंच जाए, स्मॉल अमाउंट RH पॉजिटिव, निगेटिव में क्या पहुंच जाए, पॉजिटिव, तो निगेटिव में क्या बनेंगे, एंटीबॉडी। ऐसे केस में जो मदर है वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, किसके अगेंस्ट, अपने ब्लड में बनाएगी, लेकिन चूंकि बच्चे का जन्म हो चुका है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा ही केस बना रहा और दूसरी क्या हो गई, तो फिर जो RH एंटीबॉडी कहाँ थी, मदर, और मदर सेम थी क्या, वो लीक करके कहाँ चली जाएंगी, और फीटस है क्या, यहां से एंटीबॉडी आएंगी, इससे मिलेंगी, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, किसको, फीटल। फीटल की आरबीसी टूट जाने को, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, टूटने को ब्लास्टोसिस कहते हैं। तो इरिथ्रोसाइट टूटेंगे तो क्या कहोगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, और किसकी टूटी है, फीटस की, तो क्या कहोगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। इस बीमारी को हम क्या कहेंगे, इसमें क्या हो सकता है, तो या तो बच्चे को एनीमिया हो जाएगा, या तो बच्चे को, और हो सकता है कि ये बच्चे की क्या हो जाए, जान ही ले ले। तीन विकल्प हैं, या तो बच्चे का जन्म नहीं होगा, और अगर जन्म हो गया तो एनीमिया के साथ और जॉन्डिस। तो कैसे इसको अवॉइड करो, तो सबसे बढ़िया है कि दूसरा बच्चा ही ना करें, पहला बच्चा तो बच्चा ही, दूसरा बच्चा ना करें। और अगर करना है तो देखो,
क्या देना है, एंटी-आरएच एंटीबॉडी देना है। किसको देना है, मदर को। कब देना है, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी ऑफ कि सेकंड चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड के बाद देना है। याद रखिएगा किसको देना है, मदर को। क्या देना है, एंटी-आरएच एंटीबॉडी। ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड कोआगुलेशन में ऊपर की 3-4 लाइनें जनरल है। कह रहा अगर आपको चोट लग जाएगा तो आप देखोगे कि ब्लड हमेशा नहीं बहेगा, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, बंद। कह रहा क्यों, तो कहोगे इस नाते ब्लड क्या करता है, कोआगुलेशन, या क्या करता है, क्लॉटिंग। किसके रिस्पांस में, किसी इंजरी या ट्रामा के रिस्पांस में। वो मैकेनिज्म जो ब्लड के लॉस को रोक दे और हमको क्या बना दे, एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम बना दे। कहां पर, साइट ऑफ कट पर। तो उसी पूरी मैकेनिज्म को कहते क्या है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। जो डार्क रेडिश ब्राउन स्कम बनता है उसी स्कम को क्या कहते हैं, ब्लड का क्लॉट या कोआगुलम कहते हैं, जो कि बना किसका होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। किसका बना होता है, तो कहोगे नेटवर्क ऑफ थ्रेड, और वो थ्रेड किसके बने हैं, फिब्रिन। किसके बने हैं, फिब्रिन। उसमें क्या फंसा है, डेड और डैमेज। कौन सी चीज, फॉर्म्ड एलिमेंट। फिब्रिन कहां से आई, तो फिब्रिन बनती है इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन से। किसके प्रेजेंस में, एंजाइम। कौन सा, कौन सा, थ्रोम्बिन। चेन याद रखेंगे, फाइब्रिनोजेन से क्या बना है, फिब्रिन। कौन बनाया, थ्रोम्बिन। लेकिन थ्रोम्बिन कहां से बना है, तो कहोगे इनएक्टिव सब्सटेंस जो प्लाज्मा में था उसका नाम। फिर सवाल है कि ये कैसे हो गया, तो एंजाइम कौन सा लगा, थ्रोम्बोकाइनेज रिक्वायर फॉर एबव। ये एबव कौन सी है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन की फाइब्रिनोजेन से फिब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। फिर देखो कह रहा है और ये कैसे बनता है, तो यहाँ बहुत सारी क्या चलती हैं, एंजाइम लिंक्ड रिएक्शन। इसमें ढेर सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कितने फैक्टर, तो 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जो प्लाज्मा में होते कैसे हैं, इनएक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ब्लड क्लॉटिंग शुरू कब होगी, तो आप कहोगे अगर चोट लग जाए तो तुरंत प्लेटलेट स्टिमुलेट करेंगे और क्या निकालेंगी, कुछ फैक्टर निकालेंगी। वही क्या करेगा, इतना क्वेश्चन आएगा, व्हिच वन एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन। तो आंसर क्या देंगे, तो कहोगे सर्टेन फैक्टर रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट आफ्टर ट्रामा या इंजरी। लेकिन कह रहा है कि कुछ और फैक्टर भी निकलते हैं, कहां से, जब क्या होती है, इंजरी। ये भी क्या कराते हैं, इनिशिएट कराते हैं, किसको, कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन कौन शुरू कराता है, इसके दो आंसर हैं। पहला है फैक्टर कहां से निकले, प्लेटलेट से, और दूसरा फैक्टर कहां से निकले, टिश्यू से। कौन सा आयन चाहिए, तो आंसर देंगे कैल्शियम आयन। पूरे चैप्टर में ब्लड ज्यादा पढ़ाया है, टिश्यू कम पढ़ाया है, या बाकी चीजें कम पढ़ाया है। जैसे लिम्फ टिश्यू फ्लूइड बहुत कम है, फिर भी कह रहा है, इधर देखो एक लाइन का केवल कॉन्सेप्ट है। ये मान लेते हैं टिश्यू है, कह रहा है कि जब ब्लड एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से जाता है किसी पर्टिकुलर टिश्यू पर, तो कुछ वाटर सॉल्युबल मटेरियल, कुछ वाटर और कुछ वाटर सॉल्युबल मटेरियल लीक कर जाता है, और लीक करके यहाँ भर जाता है। उसी का नाम क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड। अब पढ़ो, देखो ये लिखा है, जब ब्लड पास होता है किसके थ्रू, कहां पर, तो क्या निकलता है, और क्या निकलता है, और कहां चले जाते हैं, स्पेस बिटवीन सेल एट द, लेकिन क्या नहीं जाता है, और क्या नहीं जाता है, मोस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट। तो जो यहां जाके भर गया है, द फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल, या इसी का दूसरा नाम। तो आप सोचो, ऐसे इधर से ब्लड आता रहा, इधर जाता रहा, यहाँ लीक होता रहा, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस टिश्यू फ्लूइड को भी तो वापस ब्लड में पहुंचाया जाए,
तो टिश्यू फ्लूइड को वापस ब्लड में पहुंचाने के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। वो लिखा है। हाँ, एक बात रटनी है आपको, टिश्यू फ्लूइड की क्या पहचान, तो कहोगे सेम क्या है, किसकी तुलना में, अगर हमको एक्सचेंज करना है किसका और किसका, किसके बीच, ब्लड और सेल के बीच, तो किसके थ्रू होगा, इसी फ्लूइड के थ्रू होगा। फिर शुरू हुआ, एक नेटवर्क पाया जाएगा ब्लड वेसल का, इसको कहेंगे क्या, ये टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। लिखा पूछा गया है विच वन कलेक्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ड्रेन बैक इनटू द मेजर वेन, तो आंसर क्या दोगे, लिम्फेटिक सिस्टम। वो फ्लूइड जो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है उसका नाम क्या है, लिम्फ। अब लिम्फ की प्रॉपर्टी इतनी आपको रटनी पड़ेगी, क्या है, कलरलेस है, क्यों, आरबीसी नहीं है, लेकिन यहां क्या है, क्या है, स्पेशल लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट दुनिया में कहीं होंगी, एक का काम करते हैं, क्या, इम्यून रिस्पांस। लेकिन लिम्फ का एक और काम है, ये कैरियर है किसका, न्यूट्रिएंट का, हार्मोन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रटना है। फैट कहाँ एब्जॉर्ब होंगी, तो कहोगे लिम्फ में एब्जॉर्ब होंगे। और लिम्फ कहाँ प्रेजेंट होगा, लैक्टियल। और लैक्टियल कहाँ प्रेजेंट होंगी, फिर से बोलते हैं, फैट कहाँ एब्जॉर्ब होगा, लिम्फ में। लिम्फ कहाँ होगा, लैक्टियल कहाँ होंगी, इंटेस्टाइनल विलाई। यहां से सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, यहां से सर्कुलेटरी पाथवे और हार्ट और बाकी उसके पार्ट होंगे। पहला, एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के सर्कुलेटरी पाथवे एनिमल में पाए जाते हैं, तो दो ही पैटर्न होते हैं, ओपन और क्लोज। पहले से ही पता है ओपन किसमें किसमें मिलेगा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। दो नाम और याद रखना था, हेमिकार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। जहां क्या होता है, जहां हार्ट के द्वारा ब्लड पंप तो किया जाता है, लेकिन वो कहां चला जाता है और उसको कहते क्या हो, साइनस। क्वेश्चन खत्म। लेकिन दो में, एनलिडा में और कार्डेटा में क्या मिलेगा। और यहाँ जो हार्ट के द्वारा ब्लड पंप किया जाएगा वो हमेशा किसमें रहेगा, क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। और ये बेहतर होगा, ये बेहतर होगा किसकी तुलना में, ओपन। क्योंकि यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग ब्लड फ्लो रेगुलेट कर सकते हैं। अगर बीपी कम है तो ब्लड वेसल कॉन्स्टिट करेंगे, बीपी बढ़ जाएगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा है तो ब्लड वेसल डायलेट। लेकिन ऐसा कहाँ नहीं कर पाओगे, ओपन में। दुनिया के सभी वर्टिब्रेट मतलब फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, सब में क्या पाया जाएगा, मस्कुलर चैम्बर हार्ट। पहला सवाल, फिश में कितने, दो चैम्बर्ड हार्ट, कितने हैं, दो चैम्बर हार्ट है। साथ में क्या है, एट्रियम और वेंट्रिकल। एम्फीबिया की अगर हम बात करें बस किसको, और रेप्टाइल की बात करें बस किसको छोड़ देना है, तो कितने चैम्बर। अब जब तीन होंगे तो अपने आप दो, और ये क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल। जबकि क्रोकोडाइल ले लो, बर्ड ले लो, मैमल ले लो, कितने चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट, तो अपने आप दो एट्रिया दो। हाँ, फिश की बात करेंगे तो हार्ट पंप करता है क्या, अगर हम फिश की बात करेंगे तो फिश का जो हार्ट है वो कैसा ब्लड पंप करेगा, इकट्ठा याद रखिएगा। फिश का डीऑक्सीजनेटेड पंप करता है, एम्फीबिया रेप्टाइल का मिक्स पंप करता है, और बर्ड और मैमल का दोनों पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड अलग और डीऑक्सीजनेटेड अलग। फिर से सुन लेते हैं, फिश का केवल कैसा पंप करेगा, डीऑक्सीजन, और एम्फीबिया रेप्टाइल का मिक्स पंप करेगा। लेकिन बर्ड और मैमल का मिक्स नहीं पंप करेगा, ऑक्सीजनेटेड अलग पंप करेगा और डीऑक्सीजनेटेड अलग पंप करेगा। फिश का जो हार्ट है वो कैसा ब्लड पंप करेगा, लेकिन वो ऑक्सीजनेट कहाँ होगा, गिल के द्वारा, और फिर सीधे सप्लाई हो जाएगा किसको, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड घूम करके वापस कहाँ आ जाएगा, हार्ट में। तो कैसा सर्कुलेशन, सिंगल, हार्ट से चले वापस हार्ट में आ गया, एक पाथवे बना। लेकिन एम्फीबिया और रेप्टाइल की कहानी अलग है, क्या, इधर देख लो।
एम्फीबिया और रेप्टाइल में कितने चैम्बर का हार्ट है? 3 चैम्बर का है। इधर देखिए, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड कहाँ आया? तो कहोगे राइट एट्रियम। और लंग से या गिल से या स्किन से ऑक्सीजनेटेड कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम। यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां मिक्स हो जाएगा। मिक्स ही ब्लड कहां सप्लाई हो जाएगा? दोनों जगह। तो वेंट्रिकल पंप देखिए, ये रिसीव करेगा क्या? डीऑक्सीजन। और ये रिसीव करेगा, लेकिन दोनों मिक्स होंगे कहां? वेंट्रिकल मिक्स ब्लड ही पंप करेगा कहां? दोनों जगह। तो क्या डबल है पूरा? पूरा डबल नहीं है, इसी नाते इसको कहते क्या है? इनकम्प्लीट डबल। देखो ऐसे लिखा हुआ है। एम्फीबिया और रेप्टाइल में लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आएगा, कहां से आएगा? लेकिन राइट में कैसा आएगा और कहां से आएगा? और दोनों मिक्स हो जाएंगे कहां? सिंगल वेंट्रिकल में, और वही पंप आउट होंगे। इसी नाते इसका नाम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। लेकिन बर्ड और मैमल की बात करेंगे तो बर्ड और मैमल में यहां लाइन भी खींच देंगे। अब जब यहां लाइन खींच दोगे तो यहां का ब्लड यहां जाएगा और यहां का ब्लड यहां जाएगा, मिक्स नहीं होगा। एक पाथवे ये देखो दिख रहा है और एक पाथवे ये दिख रहा है, दो अलग अलग पाथवे दिख रहे हैं, इस नाते नाम क्या हो जाएगा? डबल। देखो लिखा है, मैमल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग आएगा और अलग अलग वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल पंप करेगा विदाउट किसमें? दो अलग अलग पाथवे में। इसी नाते इनका नाम क्या पड़ गया? डबल सर्कुलेशन। तो रट लेंगे, हार्ट के चैम्बर अलग रटेंगे, सर्कुलेशन अलग रटेंगे। हार्ट 2 चैम्बर का, 3 चैम्बर का और 4 चैम्बर का। सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल एम्फीबिया और रेप्टाइल, और डबल बर्ड और मैमल, साथ में क्रोकोडाइल। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम में, या इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हार्ट है जो हमको पढ़ना है, इसमें ब्लड वेसल हैं जो हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसमें ब्लड है जो हम पढ़ चुके हैं। हार्ट ही हार्ट पढ़ना है। सब क्वेश्चन रटने हैं, आपको याद रखिएगा। हार्ट की ओरिजिन कैसी है? मेजोडर्मल। कहाँ हार्ट पाया जाएगा? थोरेसिक। कहाँ पाया जाएगा? बिटवीन लंग। किधर झुका होगा? लेफ्ट साइड। इसका साइज कितना होगा? तो क्लेंच फिस्ट, बंद मुट्ठी के बराबर। इसके बाहर क्या पाया जाएगा? डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग। नाम ना भूलिएगा। पेरी का मतलब होता है के चारों तरफ, और कार्डियम का मतलब हार्ट। इनक्लोजिंग क्या? पेरिकार्डियल फ्लूइड। हम लोगों के हार्ट में कितने चैम्बर? 4। तो जब 4 चैम्बर होंगे तो ऐसे होगा, ऊपर के 2 चैम्बर छोटे और नीचे के 2 चैम्बर बड़े होंगे। ऊपर के 2 चैम्बर छोटे, उनका नाम एट्रियम, नीचे के बड़े, उनका नाम वेंट। 2 चैम्बर ऊपर के चैम्बर क्या होंगे? स्मॉल, और नीचे के चैम्बर क्या होंगे? बड़े। नाम एट्रियम एट्रियम के बीच इंटर एट्रियल सेप्टम, और वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एट्रियम वेंट्रिकल के बीच एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। 3 सेप्टम है, एट्रियम एट्रियम, वेंट्रिकल वेंट्रिकल और एट्रियम और वेंट्रिकल। देखो ऐसे लिखा है, रटेंगे। थिन मस्कुलर वाल, नाम क्या है? इंटर किसके किसके बीच मिलेगा? राइट और लेफ्ट एट्रिया। जबकि थिक वाल कहां मिलेगी? इंटर वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट। तो आराम से सुनेंगे, लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच जो सेप्टम है, उसमें थिन कौन है और थिक कौन है? एट्रिया वाला थिन और वेंट्रल वाला थिक। और देखो, एट्रियम और वेंट्रिकल आप सेम साइड आल्सो सेपरेटेड बाय थिक लिखा है, बस यहां ये ना भूलिएगा। क्या? तो बताओ, थिन मस्कुलर किसके बीच और थिक मस्कुलर किसके बीच और थिक फाइब्रस किसके बीच?
एट्रिया एंड वेंट्रिकल। नाम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इन सेप्टा के बीच में थोड़ी सी ओपनिंग भी होती है जिससे दोनों चैम्बर आपस में जुड़े रहते हैं। बस ये रटना है। किसकी किसकी? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा है? वाल्व। किसका बना है? थ्री मस्कुलर फ्लैप। कहते क्या हो? जबकि बाइकस्पिड वाल्व या किसके बीच है? लेफ्ट एट्रियम एंड क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल। ओपनिंग किसकी? चाहे राइट वेंट्रिकल हो चाहे किसमें होगी? राइट वेंट्रिकल की किसमें होगी? पल्मोनरी आर्टरी में होगी। और लेफ्ट वेंट्रिकल की किसमें होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल की एओर्टा। यहां क्या मिलेगा? तो वाल्व कितने मिल गए बेटा? 4 मिल गए। ध्यान सुनिएगा। एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, और 2 यहां भी तो होंगे। एक पल्मोनरी एओर्टा की शुरुआत में, पल्मोनरी आर्टरी की, और एक एओर्टा। तो कुल 4 हो गए। हार्ट में जितने भी वाल्व पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? तो कहोगे फ्लो ओनली इन। और वो कौन सी है? एट्रिया का ब्लड कहां जा सकता है और वेंट्रिकल का ब्लड कहां जा सकता है? या तो कहां? एओर्टा। उल्टा नहीं चलेगा। वाल्व क्या करते हैं? बैकवर्ड को रोकते हैं। पूरा का पूरा हार्ट किसका बना है? इंटायर हार्ट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। वॉल ऑफ वेंट्रिकल हमेशा क्या होती है? किसकी तुलना में? एट्रिया। एक स्पेशल कार्डियक मसल नाम क्या है? नोडल टिश्यू। कहां पाई जाती है? हार्ट। पैच ऑफ नोडल टिश्यू। दिस टिश्यू का मतलब नोडल टिश्यू, जो कहां हो? ये रटिएगा, राइट अपर कॉर्नर ऑफ, तो उसका नाम। लेकिन इसी का मास कहां मिल जाए? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, उसका नाम क्या होगा? एवी नोड। लोकेशन रटे रखेंगे, ऐसे नोड कहां है और एवी नोड कहां है। फिर नोडल फाइबर निकलेंगे, नाम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जो एवी नोड से निकलेंगे और किसको पास करेंगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। और कहां निकलेंगे? टॉप पर। किसके? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और फिर ये डिवाइड कर जाएंगे किसमें? राइट और लेफ्ट बंडल। तीज ब्रांचेज, जितनी ब्रांच होंगी, राइट और लेफ्ट बंडल। इधर देख लो, जरा डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं। ये हो गया एट्रियम, ये हो गया वेंट्रिकल। इधर देख लीजिए, ये हो गया एसए नोड, ये हो गया एवी नोड। यहां से निकल के आया क्या? एवी बंडल। ये बंडल आगे बढ़ेगा तो ब्रांच में बट जाएगा। राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट वाली राइट में और लेफ्ट वाली माइन्यूट नेटवर्क बनाएगी। इस माइन्यूट नेटवर्क का नाम परकिंजे फाइबर। जो वेंट्रिकल की दीवार में फैले होंगे उनका नाम परकिंजे फाइबर। नोडल मस्कुलेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, टिक कर लीजिए। नोडल मस्कुलेचर के पास ये योग्यता है कि वो जनरेट कर सकता है क्या? एक्शन पोटेंशियल, वो भी विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब नोडल टिश्यू क्या है? ऑटो एक्साइटेबल है। ये एसर्शन रीजन में आ सकता है। नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल, ये है एसर्शन। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये अपने आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होंगे किसी 1 मिनट में, वो क्या करेंगे? अलग अलग नोडल टिश्यू, मतलब एसए नोड के नंबर, एवी नोड के नंबर अलग अलग होंगे। तो इस दौड़ में कौन जीत गया? एसए नोड। क्या किया? मैक्सिमम नंबर कितने? इसी नाते एसए नोड जिम्मेदार है किसके लिए और किसके लिए? मेंटेन रिदमिक कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट। इसी नाते एसए नोड को क्या कहते हैं? ये भी एसर्शन रीजन है। एसए नोड को पेस मेकर कहते हैं, ये एसर्शन। तो रीजन तो कहोगे ये इनिशिएट करेगा और
मेंटेन करेगा रिदमिक कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। सामान्य हार्ट बीट कितनी है? 70 to 75। मतलब ये नंबर किसके बराबर है? ऐसे नोड की इंपल्स के बराबर है। 1 मिनट में वो जितनी जनरेट करेगा 1 मिनट में उतनी हार्ट बीट होंगी। कार्डियक साइकिल कह रहा हार्ट कैसे काम करता है, तो कह रहा इस बात से शुरू करो कि ये टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ आल लिखा है, आल 4 चैम्बर ऑफ हार्ट इन रिलैक्स। मान लेते हैं कि चारों चैम्बर रिलैक्स हैं, इसका मतलब समझ लो क्या है। इसका मतलब ये है कि ये हो गए दोनों एट्रियम और ये हो गए दोनों वेंट्रिकल। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इसमें भी ब्लड आ रहा है और इसमें भी ब्लड आ रहा है और इसमें भी ब्लड आ रहा है। इसका मतलब देखिए, अगर एट्रियम में ब्लड आ रहा है तो एट्रिया का डायस्टोल, और अगर वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है तो वेंट्रिकल का डायस्टोल, मतलब दोनों का डायस्टोल, मतलब जॉइंट डायस्टोल। तो यहाँ काम की बात, जब चारों चैम्बर क्या हो तो इसका मतलब है क्या? जॉइंट डायस्टोल। इस दौरान बताओ कौन सा वाल्व खुला होगा, कौन सा बंद? तो देखो ध्यान से, ये वाला वाल्व ट्राइकस्पिड खुला होगा, ये वाला वाल्व क्या है? खुला होगा। लेकिन यहां इस जगह जो सेमी ल्यूनर होगा और इस जगह से सेमी वो बंद होगा। कौन सा वाल्व खुला, कौन सा बंद? ट्राइकस्पिड खुला, बाइकस्पिड खुला और बंद। क्लियर? चलो आगे बढ़। तो लिखा है इस दौरान ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं? खुले। तो ब्लड कहां से चलेगा? तो कह रहा पल्मोनरी वेन और वेना केवा से कहां आएगा? किसके थ्रू? मतलब वेना केवा का ब्लड सीधे यहां और पल्मोनरी वेन का ब्लड सीधे यहां। सेमी ल्यूनर वाल्व उस समय क्या होंगे? तो रटे रखिएगा। ज्वाइंट डायस्टोल के केवल 4 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या पहचान? ऑल चैम्बर रिलैक्स। दूसरी, कौन खुला? ट्राइकस्पिड। कौन बंद? ब्लड कहां से कहां गया? वेना केवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। बस। अब क्या जनरेट हो जाएगा? ऐसे जनरेट एक्शन पोटेंशियल। तो दोनों एट्रिया क्या कर जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आप सोचो अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से यहां या यहां से यहां जो ब्लड आ रहा होगा, बताओ उसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। कितने परसेंट बढ़ जाएगी? कितने परसेंट? 30% बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ है एट्रिया का सिस्टोल, जिससे क्या बढ़ गया? 30%। इंक्रीज ब्लड फ्लो कितने परसेंट? अब कौन जनरेट करेगा? वेंट्रिकल तक पहुंच जाएगा, एवी नोड से एवी बंडल से होते हुए, बंडल ऑफ हिस होते हुए। बंडल ऑफ हिस कहाँ है? तो जो एवी बंडल है उसी का नाम बंडल ऑफ हिस है। अंततः क्या होगा? वेंट्रिकल की मसल फिर करेंगी कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी क्या कहोगे? वेंट्रिकल का सिस्टोल। अब आप इमेजिन करिए, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल करोगे तो एक समस्या पैदा होने वाली। क्या? ये खुला है ना अभी, यहाँ का ब्लड एट्रिया में जाने का प्रयास करेगा, ना जाने पाए, सबसे पहले क्या बंद करो? और फिर क्या बंद करो? बाइकस्पिड। फिर थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट करो तो क्या खुल जाएगा? सेमी ल्यूनर वाल्व खुल जाएंगे। फिर से सुनते हैं, वेंट्रिकल के सिस्टोल के केवल 3 सवाल। पहला, क्या होगा? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड अटेम्प्ट टू बैक फ्लो होगा। क्या बंद हो जाएगा? ट्राइकस्पिड और प्रेशर और बढ़ेगा। क्या खुल जाएगा? भाई इतना क्वेश्चन। इस दौरान एट्रिया में क्या चल रहा होगा? रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकल में क्या चल रहा होगा? सिस्टोल। वेंट्रिकल के सिस्टोल से क्या बढ़ेगा? वेंट्रिकल का प्रेशर। क्या बंद हो जाएंगे? ट्राइकस्पिड और क्यों बंद हो गए? क्योंकि बैकफ्लो होने का प्रयास हुआ है। वेंट्रिकुलर प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? अब खुल जाएंगे क्या?
सेमिल्यूनर। और जैसे सेमिल्यूनर खुलेगा वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में। लेफ्ट वाला कहाँ जाएगा, लेफ्ट वाला एओर्टा में, और राइट वाला पल्मोनरी आर्टरी में। वेंट्रिकल फिर से क्या होंगे, रिलैक्स। और जैसे रिलैक्स होंगे हम क्या कहेंगे, तो वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा, कम। जरा देखो इधर फिर से बना लेते हैं, ये दोनों एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ध्यान से देखिएगा। वेंट्रिकल का सिस्टोल हो चुका है, वेंट्रिकल का ब्लड जहां जाना था जा चुका है। अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, तो जैसे ही रिलैक्स करेंगे वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा। सबसे पहले जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में गया वापस आने का प्रयास करेगा, तो क्या बंद करना पड़ेगा, सेमिल्यूनर बंद करना पड़ेगा। उसके बाद और रिलैक्स करेंगे, तो जब और रिलैक्स करेंगे तो क्या खुल जाएगा, ये वाल्व खुल जाएगा, नहीं खुल जाएगा। और जैसे खुलेगा यहां का ब्लड यहां, तो यहां का ब्लड यहां, फिर से क्या शुरू हो गया, ज्वाइंट डायस्टोल। वेंट्रिकल का प्रेशर गिरेगा, क्या बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो गया, बैक फ्लो के चक्कर में। जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर और घटेगा क्या खुल जाएंगे। क्यों खुल गए, प्रेशर ऊपर क्या होगा, ड्यू टू प्रेशर इन द एट्रिया। तो ये बेटा धक्का देके के खोलते हैं, पुश ओपन है, यहां का ब्लड पुश करके क्या खोल देगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। देखो लिखा है पुश ओपन, जैसे होगा वैसे ही जो ब्लड होगा वो कहां पहुंच जाएगा, तो यहां का ब्लड यहां और यहां का ब्लड यहां। मतलब वेंट्रिकल और एट्रिया फिर से किसमें आ गए, रिलैक्स। मतलब फिर से क्या शुरू हो गया, फिर से क्या होगा, फिर से कहानी क्या होगी, रिपीट। तो बगल में छोटी साइकिल बना लेनी है, क्या ऐसे 0.4 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.3 सेकेंड। ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, बस इतना है। 0.8 सेकेंड में कौन कौन कितनी देर में चल रहा है, ज्वाइंट डायस्टोल 0.4, एट्रियल सिस्टोल 0.1 और वो 0.3। कह रहा ऐसे ही चलता रहेगा, सीक्वेंशियल इवेंट चलते रहेंगे, साइकिल रिपीट होती रहेगी, तो क्या कहोगे। और इसमें हमेशा क्या मिलेगा, सिस्टोल और डायस्टोल। किसका, एट्रिया का भी, वेंट्रिकल का भी। कह रहा पहले से ही पता कितनी हार्ट बीट और कितने कार्डियक साइकिल, तो 72 कार्डियक साइकिल होंगे पर मिनट। तो एक सेकंड में कितना, सॉरी एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगा, एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगा, 0.8 सेकेंड। ये रटना है आपको। किसी एक ड्यूरिंग ईच लिखा है, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट लगभग लगभग कितना, 70 ml ब्लड। उसको कहोगे क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम को गुणा करना है किससे, हार्ट रेट से, तो क्या निकल आएगा, कार्डियक आउटपुट डिफाइंड है, ये रटना है आपको, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच। बस क्या लिखना है, एक मिनट में जितना पंप करेंगे तो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। वैल्यू निकालेंगे तो मोटी मोटी कितनी आएगी, 5000 ml या 5 लीटर पर मिनट आएगी। किसी एक हेल्दी व्यक्ति की खास बात है कि वो क्या चेंज कर सकता है, स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज कर सकता है, और क्या चेंज कर सकता है, हार्ट रेट चेंज कर सकता है। तो क्या चेंज हो जाएगा भाई, अगर ये चेंज करोगे तो भी चेंज हो जाएगा, ये चेंज करोगे तो भी चेंज। एग्जाम्पल देखो, कार्डियक आउटपुट किसका, एथलीट का हमेशा ज्यादा होगा, किससे, एक ऑर्डिनरी मैन का। लिखा है किसी एक कार्डियक साइकिल में कितने साउंड, 2 प्रोमिनेंट साउंड होते हैं जिनको हम सुन सकते हैं। पहले हार्ट साउंड को कहते हैं लब साउंड, किसके नाते आया है, एंड बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। और दूसरे हार्ट साउंड को कहते हैं डब साउंड, किसके नाते आया है, क्लोजर ऑफ स्विमल। मतलब खुलने से कोई साउंड
नहीं आता है। इनका क्या फायदा है? डायग्नोस्टिक। पेपर उठा के देखिए, इससे बहुत सवाल आ रहे हैं। ईसीजी में फ्री के सवाल हैं। यहाँ जनरल कहानी लिखी कि क्या है, टेलीविजन का शो देखते हो फिर पी करते हुए लंबा पी हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। काम का सवाल यहाँ शुरू होता है। ईसीजी क्या है? किसकी? किसकी? हार्ट। तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? एक फुल फॉर्म ये है और एक फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। कौन सा सही है? तो ध्यान सुनिएगा, जो ईसीजी है ग्राफ, वो मशीन है। ग्राफ क्या है? मशीन। और ग्राम क्या है? रिकॉर्डिंग। जो रिकॉर्डिंग मिलेगी वो क्या है? ग्राम। और मशीन क्या है? ग्राफ। अगर आप चाहते हो तो मशीन को किससे जोड़ दोगे? पेशेंट से। कितने? 3 इलेक्ट्रिकल लीड। इसमें एक कहां जोड़ोगे? राइट और लेफ्ट रिस्ट से जोड़ोगे। और कहां जोड़ोगे? तो कहां नहीं जोड़ोगे? राइट एंकल में नहीं जोड़ेंगे। फिर ये मॉनिटर करेंगे। कह रहा डिटेल फंक्शन चाहते हैं तो मल्टीपल लीड लगाएंगे। कहां? लेकिन यहां हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? स्टैंडर्ड। किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ईसीजी में जो पीक होता है, जैसे इस वेव का ये पीक है, ये पीक है, ये पीक, सब पीक हैं। तो पीक को किससे रिप्रेजेंट करोगे? तो कहोगे पी क्यू आर एस टी। यहां तक भले ही कुछ न याद रखिएगा, लेकिन ये जरूर याद रखेंगे। इतना आप जरूर याद रखेंगे, इतना जो लिखा है, इतने से ही आपका क्वेश्चन चलेगा। इतना आपको याद ही होना चाहिए। क्या? तो पूछेगा पी वेव क्या बताती है? तो कहोगे ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन बताते हैं। या किसका? और इसमें क्या होता है? दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। फिर क्यूआरएस क्या बताता है? तो कहोगे डीपोलराइजेशन। किसका? और इस दौरान वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। बस ये याद रखना है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू कब होगा? तो कहोगे शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव। क्यू के पहले ना शुरू करा देना, क्यू के बाद। और ये क्या बताता है? बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। बस ये वेंट्रिकल का सिस्टोल है। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो लिखोगे रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल। और इसको कहोगे क्या? तो रट लेंगे, एट्रिया का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। कौन बताएगा? एट्रिया का डीपोलराइजेशन पी, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन क्यूआरएस और वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। तो क्या रिकॉर्ड नहीं करोगे? पोलराइजेशन रिकॉर्ड नहीं होता है। क्या नहीं रिकॉर्ड होता है? और एट्रिया का रीपोलराइजेशन भी रिकॉर्ड नहीं होता है। तीन ही चीज तो रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या रिकॉर्ड नहीं करोगे? तो आप पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब डायस्टोल। रिकॉर्ड तो केवल सिस्टोल कर रहे हैं ना। क्या रिकॉर्ड होगा? सिस्टोल। क्या नहीं होगा? डायस्टोल। डायस्टोल की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। कह रहा गिनती गिन लो। किसके? किसी एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे 1 मिनट में गिन लो। तो हमको क्या पता चल सकता है? हार्ट रेट। अगर 1 मिनट का गिनोगे तो हार्ट रेट पर मिनट निकलेगा, 2 मिनट का होगा तो पर 2 मिनट निकल आएगा। ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल। देखने में हम तुम देखेंगे तो एक ही जैसा नजर आएगा, लेकिन जरा सा भी इसमें चेंज होता है शेप में, तो फिर क्या मिल जाती है? ये जानते कहाँ महत्वपूर्ण है? ये जहां हेंस लिखा होता है वहां इसका मतलब है हेसरसन रीजन लिखा हुआ है। ठीक। डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में जनरल कहानी है। ब्लड, ये तो ब्लड वेसल के बारे में लिखा। पहले ब्लड वेसल रट लेंगे। 3 लेयर होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। एक्सटर्ना फाइब्रस होती है, मीडिया मस्कुलर होती है और अंदर वाली स्क्वामस होती है। ब्लड वेसल में कौन कौन सी होंगे? तो आर्टरी होंगे और वेन। चाहे आर्टरी ले लो चाहे वेन। कितनी लेयर? 3 लेयर। अंदर की तरफ स्क्वामस एपिथेलियम, फिर क्या? ट्यूनिका इंटिमा लेयर, बीच में मिलेगी स्मूथ मसल, और साथ में क्या होगा? नाम क्या?
और एक्सटर्नल लेयर कौन सी होती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ना, और साथ में क्या नाम क्या? तो रटेंगे कैसे? ट्यूनिका एक्सटर्ना में एक सवाल क्या? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। मीडियम में भी एक है सवाल, मीडियम क्या लिखा है? अरे स्मूथ मसल विद इलास्टिन फाइबर। और इंटरना में केवल एक सवाल क्या? स्क्वामस एंडोथेलियम। खत्म। डबल सर्कुलेशन यहां दिया नहीं, उस रेस्पिरेशन में जाना पड़ेगा। अच्छा दिया आगे, ये है, चलो काम की बात मिल गई। दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये बताइए राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से भाई इतना याद रखेंगे, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम पर। रुक जाइए जरा, बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू करो, एओर्टा से बॉडी से वेन से वेना केवा होते हुए, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के कहां? राइट एट्रियम। बस इतना याद रखिएगा, ध्यान से सुनेंगे। हम लोगों के हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सर्कुलेशन चलता है और राइट वेंट्रिकल से जो सर्कुलेशन चलता है वो अलग अलग होता है। राइट वेंट्रिकल से जो शुरू होगा वो लेफ्ट एट्रियम पर समाप्त हो जाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होगा वो राइट एट्रियम पर समाप्त हो जाएगा। ऊपर वाले का नाम पल्मो और नीचे वाले का नाम क्या है? सिस्टमिक। बस इतना ही क्वेश्चन, आराम से बताएं। सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां से कहां तक चलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और पल्मोनरी कहां से चलता है? राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम। फिर आता है काम। काम देखो, इसका काम सिर्फ ऑक्सीजन देना लेना है। ब्लड में O2 मिलाओ और ब्लड में CO2 निकालो। किसका काम? पल्मोनरी। और इसका काम? इसका काम O2 दो, न्यूट्रिएंट दो, और CO2 लो और वेस्ट लो। तो बाकी आर्गन को लेने देने का सारा काम कौन करता है? सिस्टमिक करता है। केवल फेफड़ों या लंग्स पर O2 CO2 के एक्सचेंज की जिम्मेदारी किसकी है? पल्मोनरी। एक और रटेंगे, पल्मोनरी वे आर्टरी किसका पार्ट है? पल्मोनरी का। पल्मोनरी वेन किसका पार्ट है? पल्मोनरी का। एओर्टा किसका पार्ट है? सिस्टमिक का। वेन किसका पार्ट है? आर्टरी किसका पार्ट है? और देखो वेना केवा किसका पार्ट है? तो जो नीचे है ये क्या है और जो ऊपर क्या है? भाई इतना याद रखना, लिखा चाहे जिस पाम में हो। यहां से राइट वेंट्रिकल ने जो ब्लड पंप किया वो कहां गया? पल्मोनरी आर्टरी में। और लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो पंप किया गया वो कहां गया? एओर्टा में। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया है? पल्मोनरी आर्टरी में। धीरे धीरे कहां जाएगा? फिर वहां से क्या चलेगा और कहां आएगा? पल्मोनरी आर्टरी। और पहुंचेगा कहां? खत्म। इस पूरे पाथवे का नाम। लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड चला था किसमें? एओर्टा में। वो आर्टरी से होते हुए टिश्यू पहुंचेगा और वहां से क्या चलेगा? डीऑक्सीजनेटेड। और फिर वेन्यूल से होते हुए, वेन से होते हुए, वेना फेवा से होते हुए कहां आएगा? तो याद रखेंगे क्या? राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम सिस्टमिक। दिस सिस्टमिक सर्कुलेशन को कहते क्या है? वो सारे काम यही कर रहा है। न्यूट्रिएंट हो, O2 हो या सब्सटेंस हो, किसको दें और वहां से क्या ले? सब कौन करेगा? हाँ, ये एक स्पेशल है। एक यूनिक कनेक्शन पाया गया किसके बीच? किसके बीच पाया गया? तो कहोगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और, तो नाम क्या है? क्या नाम है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। जो किसका बना है? जल्दी ना करिएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन का है। ब्लड बताओ कहां से कहां जाएगा? आया हुआ सवाल है नीट में। इंटेस्टाइन से लेके कहां जाएगा?
उल्टा मत चला देना, लीवर से इंटेस्टाइन मत पहुंचा देना। एक स्पेशल सिस्टम पाया जाएगा जिसका नाम, ये कहाँ पाया जाएगा तो कहोगे हमारे हार्ट में ही पाया जाएगा। किसके लिए? तो कार्डियक मसल को O2 CO2 की जिम्मेदारी किसकी है? रेगुलेशन में जितनी लाइनें लिखी हैं सब इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल एक्टिविटी, ये शब्द न भूलिएगा। ये अगर क्वेश्चन में ये लिखा मिल गया तो आप आंसर ये लगाएंगे। हम लोगों की हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी कौन रेगुलेट करेगा? तो हार्ट स्वयं रेगुलेट करेगा, इंट्रिंसिक। और अगर स्वयं रेगुलेट करेगा तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? ऑटो रेगुलेटेड। लेकिन ऑटो भी किसी न किसी चीज के द्वारा तो होगा ही। स्पेशल मसल नाम क्या है? इसी नाते हमारा हार्ट कैसा है? तो ये तो मिल गया एसर्शन रीजन। हमारा हार्ट मायोजेनिक है, हमारा हार्ट मायोजेनिक है। क्यों? तो कहोगे ये ऑटो रेगुलेटेड है और अपने आप इंपल्स जनरेट कर लेगा। हाँ, अगर नॉर्मल नहीं कुछ विशेष परिस्थिति हो गई तो विशेष न्यूरल सेंटर कहाँ पाए जाएंगे? वही मॉडरेट करेंगे किसको? किसके थ्रू? किसके थ्रू? अब मेडुला चल के थोड़े आएगा हार्ट के पास, वो तो कुछ सिस्टम बनाएगा। किसके थ्रू? ऑटोनॉमिक। अब ऑटोनॉमिक में दो पार्ट है बेटा, रटना है आपको, एज सच रट लेंगे। क्या? कि अगर न्यूरल सिग्नल कहां से चले, कहां से चले तो क्या 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 करेगा? 3 बार क्या बोले हैं? तो पहला ये बढ़ा देगा, इंक्रीज इन्होंने केवल 1 बार लिखा है, आप आगे समझ लीजिएगा। ये बढ़ा और ये बढ़ा देगा। लेकिन अगर PSNS से आया तो घटा देगा। क्या? सब कुछ घटा देगा। रेट ऑफ, स्पीड ऑफ, और क्या घटा देगा? वो सब बढ़ाएगा। ये सब एक नया नाम जोड़ दिए, किसका? ये क्या करेगा? क्या बढ़ा देगा? कार्डियक आउटपुट। पहला डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो कब से देखो, हाइपरटेंशन का मतलब है बीपी हाई है। लेकिन भैया किससे हाई है? तो कहोगे नॉर्मल से हाई। पहले नॉर्मल पता चले। तो देखो 120/80 था, बढ़ के हो गया 125/85 या 86। अब बताओ क्या करें? नहीं बढ़ा है, ये बीपी नहीं बढ़ा है। ध्यान से सुनिएगा, बीपी बढ़ा होने का मतलब है कि कम से कम कितना होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। सामान्य मेजरमेंट में जो 120 वैल्यू है वो क्या है या क्या है, और जो 80 वैल्यू है वो क्या है? तो फिर से रट लेंगे। नॉर्मल बीपी कितना? 120 क्या है और 80 क्या है? या पंपिंग कौन है और रेस्टिंग कौन है? 2015 या 16 में पूछा गया मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कहां पाया जाएगा? ऑप्शन सुने, ऑप्शन। पल्मोनरी आर्टरी में कि एओर्टा में? डायस्टोल में कि सिस्टोल में? हैं? मैक्सिमम ब्लड प्रेशर तो सिस्टोल में होगा। और सबसे ज्यादा ब्लड कौन पंप करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां मिलेगा? एओर्टा मिलेगा। अगर बीपी को हम बढ़ा हुआ मान रहे हैं तो मिनिमम कितना होना चाहिए या उससे? अच्छा चलो ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। और अगर हाइपरटेंशन बहुत दिनों तक बना रहा तो देखो सबसे पहले क्या खराब होगा? हार्ट ही खराब हो जाएगा। और फिर दूसरे आर्गन जैसे दिमाग खराब हो जाएगा। और क्या खराब हो जाएगा? किडनी खराब हो जाएगी। फिर आई कोरोनरी आर्टरी। जितना लिखा है सब इंपॉर्टेंट, कुछ भी न छोड़िएगा। कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाए बीमारी? जैसे क्या हो जाए? नाम बोलेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। इससे नुकसान क्या होगा? वो ब्लड वेसल जो सप्लाई करती होंगी ब्लड को, किसको? उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी?
तो वास्तव में इसमें डिपोजिशन होगा कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, और जिससे ब्लड वेसल का ल्यूमेन क्या हो जाएगा। तो बताओ हार्ट के मसल की सप्लाई बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। और जब घटेगी तो देखो क्या होगा, तो या तो एंजाइना होगा और या तो हार्ट अटैक होगा। तो पहले एंजाइना देखते हैं। एंजाइना का पूरा नाम क्या होता है? चेस्ट पेन। कब होता है? ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है किसको? तो एंजाइना किसको हो सकता है? किसी भी एज में, लेकिन कॉमन किनको है? मिडिल एज या ओल्ड एज। ठीक है, ये क्यों हुआ है? तो कहोगे ऐसी कोई भी कंडीशन जिसने प्रभावित कर दिया हो क्या? तो वो कंडीशन ये है। वो कंडीशन कौन सी है? एथेरोस्क्लेरोसिस। किसमें? कोरोनरी आर्टरी। आगे चाहे लिख दो, एथेरोस्क्लेरोसिस इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में हो गई एथेरोस्क्लेरोसिस, उसी का रिजल्ट है क्या हुआ? एंजाइना। फेल का मतलब पास ना होना। फेल का मतलब है पास ना होना। तो देखो क्या हुआ, हार्ट की ऐसी स्थिति आ गई है कि हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर रहा है जितनी आपकी आवश्यकता है। तो आवश्यकता के हिसाब से आप पंप नहीं कर पाए, तो मतलब फेल हो गए। इट इज सम टाइम, इसको कहते क्या हो? तो देखो क्या समस्या होगी, इधर देखिए, देखिएगा ध्यान से। यहां का ब्लड ही तो पंप किया जा रहा बॉडी में। तो अगर यहां का ब्लड बॉडी में नहीं जाएगा तो यहां भरेगा। तो जब यहां भरेगा तो यहां का यहां भी तो नहीं आएगा, तो यहां भरेगा। और यहां कहां से आता था? लंग्स से। तो फिर लंग्स में भरेगा। इसी नाते जब जब फेल्योर होता है, लंग्स में ब्लड भर जाता है, इसको कहते क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। बिकाज लिखा है तो असर्शन रीजन बनेगा, क्योंकि यहाँ क्या हो जाता है, यही क्या है? कॉमन सिम्टम। हार्ट फेल्योर अलग है किससे? अरेस्ट का मतलब अचानक, देखो जितना लिखा, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, अचानक हार्ट बीटिंग बंद हो जाए। हार्ट बीट बंद हो गई, हार्ट अरेस्ट हो गया। और हार्ट अटैक क्या है? जब हार्ट की मसल क्या हो जाए? डैमेज। पहचानिएगा, अंतर रखिएगा। अगर डैमेज हो गया तो हार्ट अटैक। ऐसा क्यों हुआ? और इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई क्यों हुई है? तो फिर वही कहानी है, कहाँ गया वो जो एथेरोस्क्लेरोसिस यहाँ लिखा हुआ है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस ही क्या देगा? या तो एंजाइना देगा और या तो हार्ट अटैक देगा।